हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग चैप्टर 2 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। चैप्टर 1 में हमने पहले ही समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। एक बार देख लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते थे, -q और +q, जो एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे होते थे, छोटा सा डिस्टेंस 2l, और उनका एक सेंटर होता था। उस सेंटर से वो बराबर बराबर दूरी पर होते थे, l, तब जाकर ये 2l होता था। ये दो चार्ज थे, इसीलिए इसे डायपोल कहा गया था। और इसमें हमने कैलकुलेट किया था कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, कितनी होती है। डायपोल मोमेंट q इंटू 2l के बराबर होती थी। 2l था उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस और q था चार्ज का मैग्नीट्यूड। और ये जो डायपोल मोमेंट था उसका डायरेक्शन कहां था? उसका डायरेक्शन होता था माइनस से प्लस क्यू की तरफ, -q से +q की तरफ। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था। और हमारा ये टॉपिक बोल रहा है कि अब हमें इस डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जानना है, जब इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती थी? देखिए, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म होगी तो हर जगह वैल्यू E होगा, एक जैसा होगा, और डायरेक्शन भी एक जैसा होगा। तो उसको शो करने के लिए मैंने पैरेलल लाइंस बना ली जो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस में है। अब मुझे यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जानना है। इस क्लास के पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और एक सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हर सिस्टम का हम लोग चार्ज निकालकर जोड़ देंगे। ये पिछले 4 क्लासेस में हमने समझा था। आज हम लोग डायपोल के बारे में देख रहे हैं। डायपोल के केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होने वाला है देखते हैं। ये है डायपोल मोमेंट। अब इसी चीज को यहां शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इस डायपोल को यहां पे लगाया, -q, और ये रहा +q, एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे है, समझ लो। और ये रहा उसका सेंटर, O मान लेता हूं इसको मैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, ये रहा डायपोल। अब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रभाव डालेगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इस तरफ जाता हुआ है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हुआ। तो ये +q चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा? इसको इधर धकेलेगा, इसको राइट साइड धकेलेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक फोर्स लगेगा इस तरफ। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QE। और -q चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर खींचेगा, है ना, इस तरफ खींचेगा लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू भी QE। मैंने -q, अब आप बोलोगे -q क्यों नहीं लगाया? -q इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डायरेक्शन अलग है। दो फोर्सेस काम कर रही हैं यहां, एक QE इस डायरेक्शन में, QE इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस बराबर हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पर F नेट तो 0 के बराबर होगा। F नेट 0 हो गया।
नहीं, मगर यहां पर ये एफ फोर्स, एफ या फिर क्यू ई फोर्स याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन क्यू इंटू ई। तो ये दोनों एक डिस्टेंस पे काम कर रही, तो एक टॉर्क लगेगा इस पे, एक टॉर्क लगेगा। इसका मतलब ये डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को घुमाना चाहेगी। कैसे घुमा रही है, देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये ऐसा करना चाहेगी, बेंड, इसको रोटेट करना चाहेगी। और वो टॉर्क की वैल्यू भी हमने पढ़ा था कि वो टॉर्क होता था टाउ, एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो होता था डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट याद है, 11th की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम इसको थीटा के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा। अब बोलोगे थीटा क्या है सर? यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखते हैं। ये थीटा, ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मान लो ये रहा हमारा डाइपोल P, ये देखिए यही P है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया था मैंने, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो मैं अगर ऐसा कुछ देखूं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ऐसा, तो ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। तो मैं अब ये क्यों जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करूं, वही पीछे वाली, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, पुराना कॉन्सेप्ट बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम पता कर सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। दो पोटेंशियल्स के डिफरेंस पता चल सकते हैं और वो बराबर होगा वर्क डन के बराबर। याद आ रही पुरानी बात, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी के बराबर होगा। तो देखते हैं, ये बात पुरानी, ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ही सहारा लेंगे, क्योंकि अकेला पोटेंशियल एनर्जी हम, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि फाइनल में जो पोटेंशियल एनर्जी है और इनिशियल में जो है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ तो फाइनल और इनिशियल की बात दिख नहीं रही है, मगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। वैसा कैसे करेंगे ये देखते हैं कि मान लीजिए अभी पोजीशन डाइपोल का ऐसा है, मगर हमने एक वर्क किया और डाइपोल को ऐसा लिया है। पहले ऐसा था, अब ऐसा लिया है, मोड़ के ऐसा लिया है। जरा इसको सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमको ये वर्क करना पड़ेगा। देखो फोर्स तो ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लग रहा है, जो Q प्लस Q को इधर घुमा रहा है और माइनस Q को उधर ले जा रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को उधर घुमा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। तो ये होगा हमारे एक्सटर्नल वर्क के बराबर, जैसा हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर ये वाला समझ नहीं आया तो पिछली क्लासेस की वीडियो देखना, यही चीज दी थी कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमको पता करना है तो एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगा। और ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि हम जो वर्क करेंगे वो स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हम जो वर्क करेंगे वो जाकर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ये जो वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन होगा, वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के नेगेटिव के बराबर, मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन।
ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हमने पोटेंशियल जब कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तब से हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम जो वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नेगेटिव के बराबर होगा। कब? जब हम इस एक्सटर्नल वर्क को बड़े धीरे 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 करें, एकदम छोटे 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 स्टेप में। याद आ रहा है वो इन्फानाइट पोजीशन से जब चार्ज को लाते थे हम, तो कैसे लाते थे? एकदम छोटा छोटा स्टेप में लाते थे। तब वो हम क्या लेते थे? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ले सकते थे हम बराबर, है ना? तो वही वाली कॉन्सेप्ट। अब एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करने से अच्छा ये माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, मगर ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू की पहले बात करते हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू में मान लो पहले जो पोजीशन था, पहले जो इस डाइपोल का पोजीशन था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल में मान लेता हूं मैं, और बाद में जब मैंने फाइनल पोजीशन में ले गया तो θ2 एंगल में पहुंचा दिया मैंने, तभी तो बोलूंगा एक एंगल दूसरे एंगल में पहुंचा दिया। अब मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क डन पता करना है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था पहले से? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही वाली बात, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर यहाँ फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा वर्क डन? नहीं भाई, यहाँ पे टॉर्क काम कर रहा है, वो वाला फोर्स नहीं है जो कहीं खींच के, ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं है, ये रोटेट हो रहा है, रोटेट कर रहा है फोर्स, टॉर्क पैदा कर रहा है। तो इसी वर्क डन को मैं लिख सकता हूं टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट है भाई, डॉट प्रोडक्ट है मतलब इंटू कॉस अल्फा, इंटू कॉस अल्फा, मतलब ये टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अल्फा है। देखते हैं उसके बारे में। ये डाइपोल है, टॉर्क ऐसा घुमा रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट ऐसा कर रहे हैं, इधर घुमा रहा है टॉर्क, हम घुमाना चाह रहे हैं इधर। कैसा है ये एंगल? 180 डिग्री बोलेंगे इसको, है ना? 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1, तो cos 180 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं -1, यानी कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मगर अब देखते हैं यहां पे कि ये टॉर्क क्या कांस्टेंट है? ऐसा घुमा रहे तो हर जगह ये टॉर्क एक जैसा काम कर रहा है क्या? ये जो टॉर्क इस डाइपोल को घुमाना चाह रहा है वो एक जैसा काम कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये P की वैल्यू तो कांस्टेंट है, E की वैल्यू कांस्टेंट है, मगर थीटा की वैल्यू तो हर बार चेंज हो रही है। हम लोग इधर घुमा रहे हैं तो पता चलेगा थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, पहले θ1 था और कुछ हो गया तो थीटा की वैल्यू इधर के लिए चेंज, टॉर्क बदल गया। टॉर्क वेरिएबल है, ये टॉर्क वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल, वर्क डन भी वेरिएबल। तो जब ये वेरिएबल वाली बात होती है ना, तो हम लोग मैथ्स में एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो डी थीटा। क्या ले लो? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। और ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टॉर्क कांस्टेंट मान सकते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, छोटे से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, और उसके लिए टॉर्क कांस्टेंट मान सकते हैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां? अब यहां की बात आई तो मैं यहां पे करूंगा इंटीग्रेट, ये सांप वाला साइन, कहां से कहां? पूरा, कहां से कहां? θ1 से θ2, मेरे लिए θ1 से θ2, फाइनल से इनिशियल से फाइनल, θ1 से θ2। इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, इसका मतलब मेरे को वर्क डन इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। क्या? θ1 से θ2। ये माइनस साइन को बाहर ले आता हूं मैं, ये माइनस साइन को बाहर ले आया और ये बन गया टाउ डी थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं, मगर थीटा की वैल्यू अपने पता है P ई साइन थीटा।
रख देते हैं, θ1 से θ2 P माइनस साइन बाहर भूलना नहीं, PE इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब वही बात हुई कि ये P की वैल्यू कांस्टेंट, E की वैल्यू कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी, तो मिलेगा माइनस ऑफ PE इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा है, याद रखना इसको, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा यानी कि ये लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ PE और ये मिलेगा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और θ1 से θ2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा अपर लिमिट। जब ऐसा आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर लेते हैं हम लोग, तो मैं इसी को इधर करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या बना, माइनस ऑफ PE कॉस, अच्छा ये माइनस को मैंने बाहर निकाल लो, है? ये माइनस को बाहर निकाल लो तो माइनस ये प्लस बना देगा इसको, है ना, यही सॉल्व कर देते हैं, उसको क्या लंबा लेना, ठीक, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते, ये बन गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला भी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मिल गया डेरिवेशन। मगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारे एक्सटर्नल वर्क डन के अपोजिट साइन के बराबर होता था, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये सही है, क्या समझ में आया? माइनस क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मान रखा था, क्योंकि धीरे से लाया भाई, एकदम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट की, एकदम धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाया। तो एक्सटर्नल वर्क डन PE माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ1 पहले जो एंगल है और बाद में जो एंगल है, दोनों का वैल्यू डालो, P और E की वैल्यू डालो, अपना एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू मिल गया, और वही बराबर होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, मतलब यही होगा हमारा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, cos θ2 माइनस cos θ1। ये निकला हमारा काम का डेरिवेशन, ये निकला हमारा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। इसका नोट्स भी दूंगा मैं, तो अभी आप इसको, आपके नोट्स समझते समझते जो नोट्स बनाते हो बहुत अच्छे, आपके नोट्स ही काम के हैं। वैसे उसमें कुछ छूट जाए, कुछ इधर चमक गया, कुछ दिखा नहीं, छूट गया, तो उसके लिए मैं नोट्स भी देता हूँ, उससे आप हेल्प ले सकते हो, मगर अपने से नोट्स उसी समय समझते समझते भी बनाते जाओ, अच्छा रहता है। ठीक, ये हुआ। अब देखिए ये θ2 और θ1 में से, सर ये तो θ2 θ1 कैसे वाला फॉर्मूला बन रहा है, ऐसे में हम ध्यान देंगे कि ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी। PE cos θ2 फाइनल वाला पार्ट है, PE मल्टीप्लाई करो, देखो cos θ1 इनिशियल वाला पार्ट है, एक वाला जीरो हो जाए तो और आसान बन जाएगा। होता था ना पहले में पोटेंशियल एनर्जी, इसी के पहले वाला डेरिवेशन, U इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी हमने जीरो मान लिया था, क्यों, बहुत दूर है करके, बहुत दूर चीज जीरो मान लो वहां का एनर्जी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम लोग एक को जीरो कैसे मान लेंगे, कैसे, P जीरो नहीं हो सकता, E जीरो नहीं हो सकता, ये cos θ1 की जीरो मान लेते हैं वैल्यू। कब cos θ1 की वैल्यू जीरो कब आती है, इधर मिटाऊं, इधर मिटाता हूं, cos θ1 की जीरो कब आती है वैल्यू, जब वो 90 डिग्री का होता है, cos θ इज इक्वल टू 0 व्हेन θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो U इनिशियल को हमने जीरो बना दिया, क्यों,
क्योंकि ये वाला जो पार्ट था cos थीटा 1 इनिशियल जो पार्ट था उसको 90 डिग्री। इसका मतलब ये डायपोल जब ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा ये डायपोल, तो इनिशियल पोजीशन में, और उस पोजीशन से हम जब मूव करेंगे, उस पोजीशन से जब हम उसको एंगुलर डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे, तब हम लोगों को डायरेक्ट जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो डायरेक्ट क्या होगा, UI, ये हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। तो वो बचेगा माइनस ऑफ PE cos थीटा 2, जितने डिग्री आपने 90 डिग्री से डिस्प्लेस किया। तो ये इसको उड़ा दे, तो ये मिला आपको फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस के थ्रू ही लाए हमने, डिफरेंस के थ्रू ही उसको कैलकुलेट किया है, तब जाकर ये पता चला। मगर ये पता करने, इसको याद रखने से अच्छा इसको याद रख लो, सिचुएशन के हिसाब से ये याद रखोगे, सब याद रहे। समझ में आई वाली बात? ये समझने पर आपको जितने कॉन्सेप्ट वाली चीज थी समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन वाला पार्ट समझना है। एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या समझना है? अच्छा, एक और चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा, ये इनिशियल फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो P.E cos थीटा 2 इसके बराबर हो रहा है, और वही जो डिफरेंस है वो P.E cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इसको याद रखना। ठीक, ये हो गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, मगर अभी के लिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड ही आपने अभी तक पढ़ा है। अभी तक मतलब चैप्टर 1 से लेके अभी तक आप जो पढ़े वो क्यों पढ़ रहे थे? सोचो कि क्या पढ़ रहे हैं सर, इसका कहाँ यूज होगा, कहाँ पे कोई एप्लीकेशन तो बताओ। वो एप्लीकेशन आने वाला है, कैपेसिटेंस। वो एप्लीकेशन अब आपको समझ में आएगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वो आप समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है, ठीक, ये एक डिवाइस है जो हमारे बड़े काम की चीज है। कैसे काम की चीज है? इट इज अ फैंटास्टिक टाइप ऑफ डिवाइस। यही चीज को समझने के लिए हमने इतनी सारी चीज समझ ली। ये क्या करेगा, इसको समझते हैं। वैसे ये है क्या, अगर आपने देखा होगा तो बताता हूं। कैपेसिटर ना पंखों में, कूलर में, कहीं कहीं छोटी छोटी रेडियो में, है ना, आप शायद देखे हो तो कुछ छोटा सा सिलेंड्रिकल टाइप का एक इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा, ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ चीज होता है और वो लगे रहता है उसमें। और वो करता क्या है? वो करता ये है कि चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है। क्या करता है ये? ऐसा समझते हैं, स्टोर्स चार्ज, चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है। और करता क्यों है चार्ज को स्टोर? तो ये समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तब समझ में आएगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। देखो, अब एक पंखे को घुमाना है, हमारे लिए तो बहुत आसान है घुमाना। बटन चालू किए, घूमने लग गया। मगर कभी सोचे हो कि रुका हुआ पंखे को घुमाने में उस इलेक्ट्रिक करंट को कितना लग रहा होगा? करंट, कितना करंट लग रहा होगा? तो अपने को पता चलता है कि रुकी हुई चीज को जब हम लोग मूव करते हैं ना, तो शुरू में ज्यादा ताकत लगती है, शुरू में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बाद में एक बार जब वो मूव होने लगे, अच्छे से फुल स्पीड मूव होने लगे, उसके बाद तो खुद की एनर्सिया से भी वो मदद करने लगता है। तो शुरू बस का जो रहता है ना, फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। फिलोसॉफी आ गई है ना, फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। मतलब शुरू का जो आपको बल लगाना पड़ेगा वही थोड़ा सा कठिन है। वही काम ये कैपेसिटर करेगा। पहले पंखे को घूमना है तो जितना करंट आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं रहता उसको घुमाने में। हमने बटन दबाया, करंट तो उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है, क्योंकि हमारे वायर से, लाइव वायर से जो आ रहे हैं, है ना।
मगर थोड़ा सा ज्यादा उस समय करंट चाहिए, क्योंकि उसको स्पीड बढ़ानी है भाई। अभी तो वो रुका हुआ पोजीशन से उसको चलते हुए पोजीशन में आना है, तो उस समय उसको ज्यादा फोर्स चाहिए। क्या करता है ये कैपेसिटर, वो जो कैपेसिटर पंखे या कूलरों में लगे रहता है, वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करके रख लेता है, चार्ज स्टोर करके रख लेता है और एक साथ दे देता है। ले रख ले पूरा, वो पूरा चार्ज दे देता है, अपना पूरा चार्ज दे देता है, डिस्चार्ज हो जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। मतलब मैं यहां बोलूंगा स्टोर्स कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक, क्यों रखता है इसकी बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे, सम अप्लायंसेस requires extra, या बोले some appliances requires very high current at start। कितना, लगभग देखा गया है 25 से 50 एम्पियर तक का करंट शुरू में लगता है उन लोग को। बाद में फिर जब वो हो जाए ना 5 एम्पियर में वो चलते हैं नॉर्मल, मगर शुरू में उनको 25 से 50 एम्पियर तक का लगता है भाई। मोटर को है ना, पंप का देखना, शुरू में ऐसा एम्पियर का जाता है, फिर जाके फिर वापस कांटा आ जाता है। जो देखे होंगे उनका बता रहा हूँ, कभी देखना है ना, चालू किए तो एम्पियर वाला यूं हो जाता है, फिर वापस आके 2 एम्पियर में अटक जाता है ना। शुरू में करंट गया ना ज्यादा, कौन देता है भाई, कैपेसिटर देता है। चार्ज हो जाता है, ले एक साथ ले पूरा चार्ज को कलेक्ट करके रख लेता है और दे देता है फिर एक साथ। ये काम करता है वो। कैसे करता है, इस सब चीज को समझना। कौन कौन सी चीजों में रहता है ये कैपेसिटर, तो देखोगे फैन, मोटर, और ना आप देखेंगे कैमरा के फ्लैश एक साथ चक से चमकते हैं, इतना ज्यादा लाइट, कैसे, वो भी कैपेसिटर दे देता है ना, एक साथ पूरी एनर्जी दे देता है। तो क्या बोलेंगे, कैमरा, फ्लैश, है ना, और भी है, आप इसको देखेंगे कई जगहों में छोटे छोटे स्टोर करके रखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी यूज होता है, उसको बाद में देखेंगे, अब बाद में देखोगे उसको, मगर अभी में इतना समझ लो ऐसी ऐसी जगहों में यूज होता है। ठीक, तो कैपेसिटर है क्या, तो कैपेसिटर आप बोलोगे इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना। क्यों, क्योंकि सम अप्लायंसेस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट एट द स्टार्ट, लगभग 25, ये तो अपने समझने के लिए 25 से 50 एम्पियर तक, है ना। और कहां कहां, ऐसी ऐसी जगहों में। ये कैपेसिटर है, इसे बोलते हैं हम कैपेसिटर। कैसा दिखता है, कुछ तो आप ऐसा कुछ दिखता है भाई, एकदम ऐसा पंखे के ऊपर में कहीं ऐसे लगा रहता है, कूलर पीछे में लगे रहता है ना। तो उसको कई बार ऐसा होता है, धीरे धीरे घूम रहा, चालू नहीं हो रहा पंखा, कैपेसिटर बदल दे, हाँ अब घूमने लगा अच्छे से, वही वाला कैपेसिटर है ना। थोड़ा पिक्चराइज कर सकोगे समझ में आएगा, वरना फिजिक्स को, ये 12वीं फिजिक्स वैसे भी है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, हम वहां से ला रहे, ऐसा ऐसा फिजिक्स है ना। समझने के लिए ये समझो, ऐसा कुछ है। मगर ऐसा क्या चीज है खास बात कि वो स्टोर कर लेता है एनर्जी चार्ज के फॉर्म में, तो उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक प्रकार की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, वो कितना चार्ज रख सकता है, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। उस प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो वो समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे। तो कैपेसिटेंस, तो क्या है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस समझ के लग रहा है कैपेसिटी से रिलेटेड है। कैपेसिटी किस चीज की, टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। टू होल्ड द चार्ज, कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, या फिर टू होल्ड द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना, वो इसी लिखना चाहिए, टू होल्ड द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी to hold the electrical energy in form of charge. चार्ज के फॉर्म में वो स्टोर करके रखे। तो अब सोचो, एक प्रॉपर्टी है, इसी के बारे में सोचा गया, इसके बारे में और सोचा गया, तो पता चला कि चार्ज बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते जाए, चार्ज बढ़ता जाएगा किसी कंडक्टर में तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाती है, उसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ती जाती है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे देखो कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यहां पे क्या हो रहा है देखो, किसी एक कंडक्टर में मैंने चार्ज दिया, वो जाके स्टोर हो गया, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ गई, और दिया और बढ़ गई, और दिया और बढ़ गई। ये कब तक होते रहेगा? उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। किसकी कैपेसिटी? उस कंडक्टर की। तभी तो एक चीज है जो इन दोनों को इक्वेट करेगी, वो बताएगा हमें कि वो कंडक्टर की क्या खासियत है ना। तो ये यहां पे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया सी वी। ये सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिख देते हैं यहां पे, है ना। मैं लिख देता हूं सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि कंडक्टर की वो क्षमता, वो खासियत जो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कितना चार्ज रख सकते हैं अपने अंदर, वो बताएगी कैपेसिटेंस। ठीक, इसको समझने के लिए आप देखना, पहले तो ये समझ लेते हैं ये कैपेसिटेंस का क्या बना। अब देखो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी बना, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो C इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हुआ, इधर आ गया, है ना। ये कैपेसिटेंस है, चार्ज अपॉन वोल्ट, चार्ज अपॉन वोल्टेज बोल लो, या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल लो। तो ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? ऐसा यूनिट होनी चाहिए कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, है ना, कूलम पर वोल्ट। इसको नया नाम दे दिए फैरेड। क्या नाम दे दिए? फैरेड। नया ऐसा यूनिट दे दिए फैरेड। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा यूनिट इज फैरेड, SI यूनिट, ऐसा यूनिट हो गई फैरेड। तो ये जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में सोचते हैं। मान लो मैंने एक कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर, ये कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया अभी Q, ठीक, तो उसका पोटेंशियल बन गया V। वो Q था मान लो 2, क्या था? 2 कूलम। ठीक है, अब पहले से डिफाइंड है कि इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस है 2 फैरेड। ये 2 फैरेड है इस कैपेसिटेंस की, क्योंकि ये तो खासियत इस कंडक्टर की है। 2 फैरेड का इसका कैपेसिटेंस है, इतना ही कि इसका कैपेसिटेंस है, इतना ही इसकी चार्ज रखने की क्षमता है, समझ लो, है ना। इट इज अ प्रॉपर्टी। तो 2 फैरेड है, मतलब क्या होगा? 2 फैरेड कब होगा? जब 2 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होगा। यानी कि मैंने जब 2 कूलम का चार्ज दिया तो 1 वोल्ट बढ़ा, 2 कूलम चार्ज दिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा उसका।
तो मैं मान लो इसको 4 कूलम का चार्ज दूंगा तो क्या हो जाएगा ये? तो वो बन जाएगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तभी तो जाके 2 फेरेड बनेगा। देखो 2/4 2/4 2 फेरेड है ना। और इसी तरीके से बढ़ाते जाऊंगा तो मुझे 4/2 8/4, मगर ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं चार्ज दूंगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज दूंगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल उतना ही नहीं रह पाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इसको अगर समझोगे तो पता चलेगा कि अगर इसको मैं चार्ज एक हद तक दूं, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ये क्या करेगा, अपने चार्ज को डिसिपेट करना चाहेगा। उसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे कोर्स की बात नहीं है ना, तो कभी सोचो मान लो इसमें अपनी क्षमता से ज्यादा चार्ज आ जाए। एक कंडक्टर है हमारा, एक कंडक्टर है, इसमें अपनी क्षमता से ज्यादा चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल, यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल है ना उसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज कैसे करेगा, इस एयर मॉलिक्यूल के, मान लो एक एयर मॉलिक्यूल ये रहा है ना, तो उसके इधर वाले को, इसको मैं प्लस क्यू चार्ज दिया, इधर वाले को नेगेटिव बना देगा, इधर वाले को पॉजिटिव बना देगा, और नेगेटिव को अपने तरफ ले लेगा और पॉजिटिव अपने को थोड़ा चार्ज डिसिपेट कर देगा, अपने चार्ज को ले थोड़ा सा कम कर देगा। और इसी के कारण यहाँ पे एक स्पार्क पैदा होगा, ऐसा स्पार्क। तो कभी आपने वो पिक्चरों में देखा है ना, एक ऐसा एक जादूगर टाइप का रहता है, वो उसमें एक बॉल के ऊपर चिंगारी उठते रहती है ना, उसको ही बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये नाम भी डेंजर है ना, अभी अभी जो चल रहा है कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। वो हमारे कोर्स का भी नहीं, बाद में पढ़ोगे, मगर वैसे ही कुछ होता है। वो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा स्पार्क देता है ऐसा बॉल में से, तो वो ऐसा ही डिस्चार्ज कब होता है, जब चार्ज ज्यादा हो गया उसके अंदर, नहीं इससे ज्यादा नहीं आएगा भाई, ले वो क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करके देने लगता है अपना चार्ज, है ना, ऐसा कुछ कर देता। मतलब एक क्षमता, मेरे बताने का कारण ये है कि एक क्षमता से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा वो चार्ज नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। 1000 पोटेंशियल हो गया, 2000 पोटेंशियल हो गया, इतना संभाल पाएगा वो नहीं। वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा। क्या हो गया, 2 फेरेड। फेरेड ये हमारी यूनिट है ना, ये हमारी यूनिट है। अब ये देखो कि इतना समझने के बाद हम लोगों को, इसका नोट्स भी देखते जाओ, है ना, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कैपेसिटेंस के बारे में, कितने प्रकार के कैपेसिटर पढ़ना है। तो कैपेसिटर एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना, और भी होंगे, मगर हम लोगों को इन तीनों से गुजरना है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिलेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में और बोर्ड में, मगर ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा देखना भी जरूरी है। स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो अच्छा रहेगा आज के लिए, क्योंकि हम लोग उसके थ्रू थोड़ा सा अच्छा समझ पाएंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर आज का नेक्स्ट टॉपिक, और शायद आज का आखिरी टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर स्फीयर होगा, एक कंडक्टर स्फीयर के फॉर्म में होगा, वही होगा, ऐसा कुछ होगा भाई, ऐसा ऐसा, जिसको हम क्यू चार्ज दे देंगे, तो चार्ज दे देंगे तो वो ऐसे फैल जाएगा भाई सरफेस पे, पता ही है हमको। क्यू चार्ज दिए और क्यू चार्ज दिए, इसलिए पोटेंशियल हो गया उसका V, है ना, और इसका खुद का रेडियस है ऐसा, रेडियस है R, है ना। तो हम लोगों को पता है, ये तो हम लोग स्फेरिकल अभी देखे थे ना, काम की चीज, कि स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पे पोटेंशियल यहाँ पे एकदम, यहाँ पे कितना होगा, V इज इक्वल टू K इंटू क्यू, क्यू हुआ ना, हाँ, अपॉन R, ये होगा। तो इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और V की वैल्यू ये दी हुई है तो V की वैल्यू रख देता हूं, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन K इंटू Q अपॉन R,
क्यू क्यू कैंसल, ये आर दुश्मन का दुश्मन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले गए, तो बचा C इज इक्वल टू आर अपॉन के। और कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। C इज इक्वल टू आर अपॉन के, ये k की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, k होता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, याद आ रहा है परमिटिविटी वाला। तो ये k की वैल्यू रख देता हूं, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा ऐसा, C इज इक्वल टू आर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले गए, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो कैपेसिटेंस सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे, है ना, ये परमिटिविटी मीडियम वाली बात आ रही है, और इसके डायमेंशन पे, कितना बड़ा स्फीयर है उसके डायमेंशन पे। जितना बड़ा डायमेंशन, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा, उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी, है ना। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा देता नहीं है, मगर एक समझने के लिए न्यूमेरिकल करते हैं, नोट भी करना है ना, आसान है। स्फीयर था, क्यू चार्ज दिए, फैल गया बाहर में, चार्ज कितना पोटेंशियल बनता है, k इंटू क्यू अपॉन आर, ये c अपॉन वी, सॉरी q अपॉन वी, c इज इक्वल टू q अपॉन वी, ये रखे वैल्यू, k इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ये समझोगे कि क्या हो रहा है, कि क्या होता है ऐसा, कि ये फैरेड में अपने को क्या मिलेगा। बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, calculate the capacitance of a spherical conductor of radius 1 मीटर। 1 मीटर पता है कितना लंबा होता है? बोलते हैं कि लगभग इतना लंबा होता है। देखियो दर्जी वर्जी के पास जाते, 1 मीटर का धागा देना भैया, तो ऐसे नापता है 1 मीटर, लो ऐसे दे देते हैं, तो लगभग इतना होता है ना। तो इतना रेडियस का एक स्फीयर है, इतना रेडियस का एक स्फीयर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, इतना बड़ा स्फीयर, बाप रे, इससे भी बड़ा है ना थोड़ा सा, और इतना बड़ा स्फीयर ऐसा गोल सा, उसका कैपेसिटेंस, उसका क्षमता कितना चार्ज रख सकता है, देखते हैं। गिवन क्या पता है अपने को, कि रेडियस दिया है 1 मीटर, बस और कुछ नहीं दिया। हाँ, टू फाइंड, पता करो, पता करके आओ कि C कैपेसिटेंस कितना है। हाँ, और हमें मालूम है वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फॉर्मूला जानते हैं। चलो रख देते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू नहीं जानते सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो, k के बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। नहीं समझ में, देखना, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आर मीटर पहले ही ऐसा यूनिट में दिया हुआ, तो 1, इसका मतलब C इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 1 अपॉन 9 की वैल्यू डिवाइड करके देखना, y वाले सब करके, मैथ्स वाले भी है ना। 1 अपॉन 9 की वैल्यू 0.111 ऐसे आएगा, 1111 आते जाएगा, मगर 1 3 दे देना बस, 10 टू द पावर माइनस 9, क्या फैरेड, F से डिनोट करते हैं ना, फैरेड बोलते फैरेड है, F से डिनोट करते हैं, इतना। थोड़ा सा अच्छा सजा लेता हूँ इसको, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, C इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक, थोड़ा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में फैरेड हुआ। अब मैं क्या करता हूं, फैरेड ना, देखो यहां से फैरेड कितना, इतना बड़ा स्फीयर
और इतना कम उसका कैपेसिटेंस, इतना बड़ा स्पीयर बाप रे पकड़ नहीं पाएंगे, इतना कम कैपेसिटेंस मतलब इतना कम चार्ज लो और उसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, मतलब वो डिस्चार्ज करने लगेगा फिर। तो इतना कम कैपेसिटेंस, इसका मतलब ये फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है भाई, बहुत बड़ी यूनिट भी है, और साथ में कैपेसिटेंस इतने छोटे का बहुत कम है। देखना ना आप, इसी को माइक्रोफेरेड में बनाओगे तो कैसे दिखेगा, C इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रोफेरेड। देखो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को निकाला, 10⁻⁻4 बचा और उसको माइक्रो बना दिया 10⁻⁻6 को, ये हुआ। और हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं पंखों में वो ना और कूलरों में, वो 4 या 5 माइक्रोफेरेड का होता है, 4 या 5 माइक्रोफेरेड का वो होता है। और इतना बड़ा स्पीयर, वो क्या है इतना कम, जरूर कुछ तो लोचा है, कुछ तो ऐसी चीज है जो जिसके कारण वो छोटा सा कैपेसिटर बहुत काम का है। क्या है दूसरी चीज, क्या यही बताएगा कि ये कैपेसिटेंस है ना, दो चीज पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले को देखें तो वो है एक तो डायमेंशन और दूसरा मीडियम। देखो ये क्या है, ये जो काम बता रहा है मीडियम, तो लिखते हैं इसको कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, है ना, इसको यहां लिखता हूं मैं, यही लिख देता हूं कि कैपेसिटेंस, आई होप ये नोट किए होगे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड द मीडियम। ये याद रखना है ना, वो एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वो मीडियम बता रहे भाई, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बोलूंगा तो क्या, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है, वैसे ही कुछ होगा उसमें जिसके कारण उसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो ये हुआ आज की बात। और भी चीजें हैं जो हम लोग अगले में करेंगे। ये न्यूमेरिकल ऐसा पूछता नहीं, इतना आसान नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि देखो कितना कम है भाई, है ना, समझ में आया थोड़ा सा, है ना। अब देखो इससे रिलेटेड हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी करेंगे आगे जाकर। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।